बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एनाटमी और फिजियोलॉजी का सेकंड यूनिट है, यूरिनरी सिस्टम। ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। इस चैप्टर में हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिनरी सिस्टम क्या है, उसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, कौन से ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। डिस्कस करेंगे किडनी के फंक्शंस को कि किडनी हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और यूरिनरी सिस्टम में उसका क्या रोल है। डिस्कस किडनी की एनाटमी, ग्रास स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रास स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन किस तरह फिल्ट्रेशन करता है, सेलेक्टरी एब्जॉर्प्शन किस तरह करता है और सिक्रीशन किस तरह करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की फॉर्मेशन में। उसके बाद हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरेथ्रा के, और यूरेथ्रा की टाइप्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारे पास सब्जेक्टिव है इस चैप्टर का वो मिक्सचरेशन है कि प्रोसेस ऑफ मिक्सचरेशन किस तरह होती है, यूरिनेशन का प्रोसेस किस तरह है। हमारे पास डिफिनीशन है, द सिस्टम which is specialized to filter the blood plasma, excrete waste product and regulate the body's water, acid base and electrolyte balance। यूरिनरी सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन करता है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास बॉडी में बनते हैं तो उसको बाहर, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना किसका फंक्शन है, यूरिनरी सिस्टम का। इसके साथ साथ यूरिनरी सिस्टम हमारे पास वाटर की बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। इसके बाद एसिड बेस बैलेंस भी हमारे पास यूरिनरी सिस्टम उसमें फंक्शन परफॉर्म करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यूरिनरी सिस्टम वाटर की रेगुलेशन और एसिड बेस के साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की भी होमियोस्टेसिस करता है। अब ये वाटर रेगुलेशन किस तरह करता है, एसिड बेस में इसका क्या रोल है और इलेक्ट्रोलाइट्स में इसका क्या रोल है, किस तरह वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, तो ये आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेफ्रोलॉजी, the scientific study of the anatomy, physiology and pathology of the kidney। जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं एनाटमी की, फिजियोलॉजी की और पैथोलॉजी की किडनी की, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। एक हमारे पास है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी में हम उन मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम किसी मेल या फीमेल यूरिनरी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो मेल या फीमेल यूरिनरी सिस्टम का, तो उसमें जो मेडिकेशंस वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उसकी स्टडी हम किस चीज़ में करते हैं, यूरोलॉजी में। इसके साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी हम यूरोलॉजी में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम गायनोकोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम यूरोलॉजी में पढ़ते हैं। तो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में बेसिक डिफरेंस ये है कि नेफ्रोलॉजी सिर्फ नेफ्रॉन या किडनी की स्टडी के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि किडनी की डिजीज़ कौन कौन सी है, और यूरोलॉजी हम यूरिनरी सिस्टम, मेल और फीमेल जो यूरिनरी सिस्टम के लिए हम जितने भी मेडिकेशंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम यूरोलॉजी में पढ़ते हैं। अब ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम कौन कौन से हैं, तो यूरिनरी सिस्टम में बेसिक 6 ऑर्गन्स हैं। अगर एमसीक्यूज आ जाए हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द यूरिनरी सिस्टम, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 6 ऑर्गन्स, जिसमें हमारे पास 2 किडनीज है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, 2 यूरेटर्स है, राइट यूरेटर लेफ्ट यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर है एंड 1 यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द लास्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। फंक्शंस ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी को हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, अ वेट बेड। ए फॉर एसिड बेस बैलेंस, किडनी हमारे पास एसिड बेस बैलेंस में इन्वॉल्व है। डब्ल्यू फॉर वाटर रिमूवल, ये वाटर की एक्सक्रीशन करता है, वाटर की बैलेंस में भी ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा एरिथ्रोपोइसिस करता है, एरिथ्रोसाइट्स जो हमारे पास होते हैं आरबीसी, इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। टॉक्सिन रिमूवल,
यूरिया वगैरह हो गया जो कि हमारे पास यूरिन के थ्रू एग्जिट होता है बॉडी से। इसके अलावा दूसरे टॉक्सिन की रिमूवल भी किडनी करता है। ब्लड प्रेशर बी फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस में हमारे पास मेजर रोल है किडनी का। इसके साथ साथ विटामिन डी एक्टिवेशन, जो डी विटामिन है उसकी एक्टिवेशन में भी इसका बड़ा रोल है। फंक्शन ऑफ किडनीज, सबसे पहले एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट किडनी किस तरह करता है, वो ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है। जितने भी कंटेंट्स वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड में, तो वो उस ब्लड किडनी उस ब्लड को फिल्टर करती है और उससे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स सेपरेट करती है और फिर बॉडी से थ्रू यूरिन एलिमिनेट करती है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में कहाँ से आते हैं, जो टिश्यूज़ वगैरह से में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो डिफ्यूज़ होके ब्लड में आते हैं और ब्लड फिर जब किडनी में आते हैं तो वहाँ पर इसकी फिल्ट्रेशन होती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन, दूसरा फंक्शन किडनी का क्या है कि ब्लड आयनिक कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखता है। अब आयनिक कंपोजिशन क्या है, आयनिक कंपोजिशन हमारे पास ब्लड में जो प्रेजेंट मौजूद आयंस है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम, फास्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, ये सारे जो आयंस है इनको मेंटेन करना, इनको एक प्रॉपर नॉर्मल रेंज में रखना, ये किसका फंक्शन है, किडनी का। अब किडनी किस तरह इनको रेगुलेट करती है, जब हमारे पास सोडियम हो गया, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, इनमें जो भी आयन अगर अपने नॉर्मल लेवल से एक्सीड कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो किडनी उसको फ़िल्टर करके उस ज़्यादा अमाउंट को बॉडी से बाहर निकालती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच किस तरह करता है किडनी, क्योंकि वो ये किडनी जो है ये एक्सक्रीट करते हैं हाइड्रोजन आयन को यूरिन में और कंजर्व करता है बाइकार्बोनेट आयन को ताकि ब्लड पीएच को मेंटेन कर सके। अगर हमारे पास ब्लड की पीएच एसिडिक है तो किडनी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करता है यूरिन में ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉडी से रिमूव हो सके और ब्लड की पीएच को मेंटेन रखा जा सके, ब्लड की पीएच को कम किया जा सके। अगर ब्लड का पीएच बेसिक है, इसका मतलब ये है कि ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो फिर किडनी क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को रिटेन करता है, कम से कम एक्सक्रीट करता है यूरिन के थ्रू ताकि ब्लड की पीएच को मेंटेन कर सके। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, अब किडनी रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम इस तरह करता है कि जब हमारे पास बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए तो ये किडनी जो है आगे कम यूरिन प्रोड्यूस करेगी ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। अगर बॉडी में वाटर एक्सेस में है, ज़्यादा है, तो किडनी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एलिमिनेट किया जा सके बॉडी से। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को किस तरह रेगुलेट करता है, किडनी ब्लड प्रेशर को इस तरह रेगुलेट करता है कि ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम रेनिन कहते हैं। कौन सा हार्मोन है, रेनिन। रेनिन आगे क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे को। जब ये पाथवे एक्टिव हो जाता है तो वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन पाथवे एक्टिव हो जाता है तो वो सोडियम की रिटेंशन करता है। जब सोडियम की रिटेंशन होती है तो हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ऑस्मोलैरिटी को किस तरह मेंटेन रखता है, अगर हमारे पास ब्लड में सोडियम आयन सल्यूट आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। अगर सल्यूट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो ये किडनी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के थ्रू उन आयंस को एक्सक्रीट करेगा। तो हमारे पास जब ज़्यादा से ज़्यादा आयंस एक्सक्रीट होंगे, बॉडी से एलिमिनेट होंगे, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी और वो नॉर्मल लेवल तक आएगी। अब हमारे पास अगर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो किडनी क्या करेगा, कम से कम आयंस को एक्सक्रीट करेगा थ्रू किडनी ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके।
किडनी हमारे पास टू टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक कैल्सिट्रॉल है और दूसरा एरिथ्रोपोएटिन है। कैल्सिट्रॉल हमारे पास विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है और विटामिन डी क्या करती है, विटामिन डी हमारे पास रेगुलेट करती है कैल्शियम होमियोस्टेसिस को, कि बॉडी में कैल्शियम की नॉर्मल लेवल को मेंटेन रखना, ये किसका फंक्शन है, विटामिन डी का। और विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म क्या है, कैल्सिट्रॉल। कैल्सिट्रॉल कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, हमारे पास किडनी में प्रोड्यूस होती है। अब ये कैल्शियम हमारे पास, इसकी होमियोस्टेसिस क्यों ज़रूरी है, हमारे पास जितने बोन्स वगैरह हैं ना, वो मेजॉरिटी हमारे पास कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं। तो इन बोन्स की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी होमियोस्टेसिस कैल्सिट्रॉल के थ्रू होती है। दूसरा हार्मोन जो है एरिथ्रोपोएटिन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एरिथ्रोपोइसिस करता है किडनी। तो एरिथ्रोपोइसिस वो किस तरह करता है, वो एरिथ्रोपोएटिन को सिक्रीट करता है। वो जाके एरिथ्रोपोएटिन जाके बोन मेरो पर एक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है और फिर हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। आरबीसी की प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ये किडनी हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रखती है। जब हमें भूख वगैरह लगती है तो उस वक़्त हम किडनी ग्लूटामिन को यूज़ करती है। ग्लूटामिन एक अमीनो एसिड है, उसको यूज़ करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस स्टिमुलेट होगा तो हमारे पास क्या होगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट लाइक प्रोटीन्स और फैट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे तो ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग है। किडनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स को और फ्री रेडिकल को डिटॉक्सिफाई करती है। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह करती है, किडनी के जो सेल है, रेनल सेल्स जो है, उन सेलों के अंदर पेरोक्सिसोम जो है वो एबंडेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो वो पेरोक्सिसोम्स असल में ये फ्री रेडिकल और डिफरेंट टॉक्सिक ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो है ये मेजर लेवर का फंक्शन है, लेकिन किडनी भी सम एक्सटेंट तक इसका डिटॉक्सिफिकेशन करती है। एनाटमी ऑफ किडनी क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो किडनी हमारे पास पेयर्ड किडनीज होते हैं, दो किडनी है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और उनका स्ट्रक्चर बीन शेप्ड है। उसकी लोकेशन अब किधर है, located between the level of last thoracic and third lumbar vertebra। जो 12th thoracic vertebra है, 12th thoracic vertebra 12th नंबर, उससे ये स्टार्ट हुआ है और थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंडेड है। तो एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि किडनी इज लोकेटेड बिटवीन ऑप्शन ए लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, 11th thoracic and third lumbar vertebra, first lumbar and third lumbar vertebra, या लास्ट thoracic एंड सेकंड lumbar vertebra। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, लास्ट thoracic एंड थर्ड lumbar vertebra। ये तो लास्ट thoracic और थर्ड lumbar vertebra के बिटवीन मौजूद है, उस रीजन पर मौजूद है, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन जो है पार्शली वो 11th और 12th रिब, पेयर ऑफ रिब्स जो है उससे हुई है, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। तो प्रोटेक्शन किडनी की किसने की, 11th और 12th नंबर रिब ने। इन दोनों 11th और 12th जो रिब्स है इनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। किडनी को हम रेट्रोपेरिटोनियल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास पेरिटोनियम और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डामेन जो है उसके बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है, उसके दरमियान में लाई करता है, तो उसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल। राइट किडनी हमारे पास स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि राइट साइड पर हमारे पास लेवर
प्रेजेंट होता है जिसने वो स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है। तो लेफ्ट किडनी अपर थोड़ी ऊपर साइड पर होती है और राइट किडनी थोड़ी नीचे साइड पर होती है। ये आप देख ले, ये हमारे पास लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट किडनी को आप देख ले, ये थोड़ी ऊपर है राइट किडनी से। तो इसकी लोकेशन क्या है? राइट किडनी से थोड़े ऊपर साइड पर है और राइट किडनी थोड़ी नीचे है। एक किडनी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें हमारे पास ये किडनी है, उसके ऊपर ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एड्रेनल ग्लैंड है जो कि हमारे पास कार्टिसोल्स को सिक्रेट करता है। इसके बाद हमारे पास इंफीरियर वेना केवा है, ये जो गई है बड़ी, और सुप्रा रेनल आर्टरीज है, ये सुप्रा रेनल आर्टरी आई हुई है और ये भी हमारे पास सुप्रा रेनल आर्टरी है। ये मेजर रेनल आर्टरी गए हुए हैं और ये हमारे पास ये जो बड़ी है ये रेनल वेन है। क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिया हुआ है किडनी का। ये देख ले, हमारे पास जो आउटर रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके दरमियान जो रीजन है ये हमारे पास क्या है, ये रेनल कार्टिक्स है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन जो है ये हमारे पास रेनल मेडुला है जिसमें हमारे पास पायरामिड्स मौजूद है। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, ये पिरामिड स्ट्रक्चर है। पिरामिड स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह होता है, इस स्ट्रक्चर को हम पिरामिड स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्वर्टेड ट्राइंगल हम पिरामिड स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। नेफ्रॉन को देख ले, ये एक नेफ्रॉन दिया हुआ है, ये नेफ्रॉन है, ये उसकी कलेक्टिंग डक्ट आई हुई है नेफ्रॉन। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये कलेक्टिंग डक्ट आगे माइनर कैलेक्स के साथ मिल गया है, माइनर कैलेक्स फिर मेजर कैलेक्स के साथ, ये मेजर कैलेक्स आगे फिर रेनल फेल्वस के साथ कंबाइन हुआ है और मेजर रेनल फेल्वस फिर आगे यूरेटर में एंटर हो जाता है और यूरेटर से फिर आगे यूरिन ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर आगे यूरिन जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। बिटवीन टू पिरामिड, ये पिरामिड, ये एक पिरामिड हो गया और ये हमारे पास दूसरा पिरामिड हो। ये वाला रीजन जो है इसको हम क्या कहते हैं, रेनल कॉलम कहते हैं। इस साइड पर एक पाथवे दिया हुआ है यूरिन की ड्रेनेज का, ये पाथवे आप यूरिन ड्रेनेज है। सबसे पहले हमारे पास जब यूरिन नेफ्रॉन में बन जाती है तो वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू नेफ्रॉन से पेपिलरी डक्ट में आ जाती है। किस में आ जाती है, पेपिलरी डक्ट में। पेपिलरी डक्ट से माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स से रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से फिर यूरेटर, यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ वक्त तक स्टोर होती है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू मैच्योरेशन प्रोसेस आगे यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से बाहर बॉडी से एक्सक्रीट होती है, एलिमिनेट होती है। अब एक्सटर्नल एनाटमी है किडनी की, ये तो क्रॉस सेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। एक्सटर्नली जो है हमारे पास है किडनी 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग या 10 to 11 या 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 to 6 सेंटीमीटर वाइड है और 3 सेंटीमीटर तक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना, ये एमसीक्यूज़ में आते हैं कि किडनी की लेंथ कितनी है, इसकी वेट कितनी है और इसकी थिकनेस कितनी है। इसके अलावा उसकी वेट के बारे में भी एमसीक्यूज़ आता है कि किडनी का वेट कितना है, तो 135 से 150 ग्राम। यूनिट को देख लिए, ये ग्राम है। अगर 135 से 150 किलोग्राम आ गया एमसीक्यूज़ में, 135 से 150 मिलीग्राम, 135 से 150 ग्राम, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 135 से 150 ग्राम। किडनी हमारे पास इस तरह बी शेप्ड है, तो ये जो आउटर रीज, ये हमारे पास कनकेव साइड हो गया और ये बाहर वाला साइड जो है ये कन्वेक्स साइड है जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। किडनी के कनकेव साइड पर एक वर्टिकल, डीप वर्टिकल फिशर मौजूद होता है।
डीप वर्टिकल फिशर मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनल हेलम कहते हैं। इस रेनल हेलम के थ्रू यूरेटर जो है वो लीव करता है और ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह और नर्व्स वगैरह एंटर होते हैं इनटू द किडनी। हर एक किडनी 3 लेयर से सराउंड हुई होती है। पहला लेयर जो सुपरफिशियल लेयर है वो हमारे पास कौन सा है, रेनल फेशिया है, जो कि हमारे पास थिन लेयर है और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। और ये लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ये उस किडनी को एब्डामेन में पकड़ी हुई है। मिडल लेयर हमारे पास एडिपोज कैप्सूल से मिलकर बनी होती है। अब ये जहाँ पर भी एडिपोज लफ्ज़ आ जाए ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, फैट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो एडिपोज कैप्सूल हमारे पास फैटी टिश्यू से मिलकर बनी होती है और इसका मेजर जो फंक्शन है वो किडनी की प्रोटेक्शन करना है। किस चीज़ से, कोई भी ट्रॉमा वगैरह, कोई भी इंजरी वगैरह से प्रोटेक्शन करना, ये एडिपोज कैप्सूल का काम है। डीप लेयर, डीप लेयर जो है या थर्ड लेयर या सबसे जो अंदर वाला लेयर है, वो हमारे पास रेनल कैप्सूल है, उसको हम रेनल कैप्सूल कहते हैं, जो कि हमारे पास स्मूथ और ट्रांसपेरेंट डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसका फंक्शन भी है किडनी की प्रोटेक्शन करना किसी भी इंजरी से। तो 2 लेयर, मिडल लेयर और डीप लेयर, ये किडनी की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और रेनल फेशिया के पास किडनी को एब्डामेन में एंकर की हुई है। एक्सटर्नल एनाटमी के बारे में हमने पढ़ा, अब इंटरनल एनाटमी के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनली जो क्रॉस सेक्शन वाइज हमने ऑलरेडी डायग्राम में डिस्कस किया, किडनी में 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, जिसमें हमारे पास एक रेनल कार्टेक्स होता है जो आउटर रीजन है और एक रेनल मेडुला होता है जो इनर रीजन है। जो रेनल कार्टेक्स है वो हमारे पास रेडिश एरिया है। कौन सा एरिया है, रेनल कार्टेक्स हमारे पास रेडिश एरिया है। और जो रेनल मेडुला है वो डीप रेडिश एरिया है। एमसीक्यूज आ सकता है कि डीप रेडिश एरिया किडनी का कौन सा है, रेनल कार्टेक्स या रेनल मेडुला। तो रेनल मेडुला हमारे पास क्या है, डीप रेडिश, और रेनल कार्टेक्स रेडिश एरिया है। ये जो रेनल कार्टेक्स है ना, ये एक्सटेंड हुई है रेनल कैप्सूल से टू द बेस ऑफ द रेनल पैरामिड्स, रेनल पैरामिड तक। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि किडनी के आउटर कितने लेयर होते हैं, आउटर 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले आउटर रेनल फेशिया होता है, फिर उसके बाद एडिपोज कैप्सूल होता है, एडिपोज कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या होता है, रेनल कैप्सूल होता है। तो ये रेनल कैप्सूल से लेकर, ये रेनल कैप्सूल बिल्कुल जो आउटर बॉर्डर है किडनी के उसके साथ जुड़ा होता है। तो रेनल कैप्सूल से लेकर अंदर पैरामिड्स तक जितना भी एरिया है वो हमारे पास क्या है, रेनल कार्टेक्स कहलाता है। मैं आगे डायग्राम में आपको समझाता हूँ। उसके बाद पोर्शन ऑफ द रेनल कार्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन द रेनल पैरामिड्स आर कॉल्ड रेनल कॉलम्स। मैंने आप ऊपर डायग्राम में आपको बता दिया कि 2 पैरामिड्स के दरमियान जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, रेनल कॉलम्स कहते हैं। रेनल कार्टेक्स फर्दर 2 रीजन में डिवाइड हुई है। एक आउटर रीजन है जिसको हम कार्टिकल जोन कहते हैं और एक इनर रीजन है जिसको हम जुक्स्टा मेडुलरी जोन कहते हैं। इसको हम जुक्स्टा मेडुलरी जोन इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल जो मेडुलरी रेनल मेडुला है उसके करीब होता है और उसमें हमारे पास पैरामिड्स मौजूद होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जुक्स्टा मेडुलरी जोन। जुक्स्ट्रा मेडुलरी जोन और कार्टिकल जोन किसके पार्ट्स हैं, रेनल कार्टेक्स के पार्ट्स हैं। अब रेनल मेडोला है, रेनल मेडोला में हमारे पास कोन शेप्ड पैरामिड्स होते हैं। किस शेप, कोन शेप्ड रेनल पैरामिड्स होते हैं। इस टाइप के पैरामिड्स होते हैं कोन शेप्ड, जिसका ये बेस, ये हमारे पास बेस है इसका,
ये वाला रीजन इसका बेस है और ये एपेक्स है। एपेक्स इसका नैरो है और बेस इसका क्या है, वाइडर है। बेस क्या है, वाइडर पार्ट है और एपेक्स हमारे पास इसका नैरो है, ये नैरो पार्ट सही। और ये जो एपेक्स है उसको हम रेनल पेपिला भी कहते हैं। जो एपेक्स है रेनल पैलेमट का, इसको रेनल पेपिला भी कहते हैं। जो आगे फिर माइनर कैलेक्स, फिर मेजर कैलेक्स और फिर रेनल पेल्विस के साथ कंबाइन होती है। ये जो रेनल कार्टेक्स और रेनल पैरामिड्स है, रेनल पैरामिड्स हमारे पास एक्चुअली रेनल मेडुला हम इसको कह सकते हैं। रेनल कार्टेक्स और रेनल पैरामिड, इन दोनों को हम कंबाइन करें तो इसको हम पेरेन्काइमा कहते हैं। पेरेन्काइमा हमारे पास क्या है, फंक्शनल पोर्शन है। जितने भी फंक्शंस वगैरह किडनी परफॉर्म करती है तो वो असल में ये दो रीजन परफॉर्म करते हैं। अब ये पेरेन्काइमा फंक्शनल पार्ट हम इसको क्यों कहते हैं, इसको हम फंक्शनल पार्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारे पास छोटे माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वो नेफ्रॉन असल में फंक्शन परफॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन लाइक वेस्ट की एक्सक्रीशन हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो गया, ड्रग टॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, यूरिन फार्मेशन हो गया। वो ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ये नेफ्रॉन पे परफॉर्म करता है और ये नेफ्रॉन ये इसी पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है। हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होता है। हमारे पास एक बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी है, तो टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितने हो गए, 2 मिलियन। लेकिन एक किडनी में नंबर ऑफ नेफ्रॉन 1 मिलियन हो गए। अगर MCQs आ जाए, अ ह्यूमन एडल्ट बॉडी कंटेन हाउ मेनी नेफ्रॉन, ऑप्शन 1 1 मिलियन, ऑप्शन 2 2 मिलियन, ऑप्शन 3 4 मिलियन, ऑप्शन डी नन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 मिलियन। क्योंकि एक एडल्ट बॉडी में 2 किडनी होते हैं और हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। जब ये यूरिन नेफ्रॉन में बन जाती है तो वो नेफ्रॉन आगे कलेक्टिंग डक्ट उसके मौजूद होते हैं पैरामिड्स में। तो पैरामिड्स इंड होता है पेपिलरी डक्ट्स में, तो ये यूरिन पेपिलरी डक्ट्स के थ्रू पैरामिड्स को लीव करते हैं। ये जब पेपिलरी डक्ट से यूरिन आगे निकलते तो ये माइनर कैलेक्स में जाते हैं, फिर उसके बाद मेजर कैलेक्स में, मेजर कैलेक्स से रेनल पेल्विस में, रेनल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिन ब्लैडर और फिर आगे यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। अब ये माइनर पेपिलरी डक्ट्स जो है आगे निकल जाते हैं माइनर कैलेक्स में, फिर वो मेजर कैलेक्स में एंटर हो जाते हैं। हमारे पास एक किडनी में 8 से 18 माइनर कैलेक्सेस होते हैं। कितने होते हैं, 8 से 18 और 2 to 3 मेजर कैलेक्सेस होते हैं। तो 8 to 18 माइनर कैलेक्सेस एक किडनी में है, तो बोथ किडनी में हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे, 16 to 36 हो जाएंगे ये माइनर कैलेक्स। और मेजर कैलेक्स कितने हो जाएंगे, 4 to 6 मेजर कैलेक्स हो जाएंगे बोथ किडनीज में। अब हमारे पास रेनल पेपिलाई की लोकेशन के बारे में बताया कि रेनल पेपिलाई पैरामिड जहाँ पर ख़त्म होता है, एपिक्स जो पैरामिड का है उसको हम क्या कहते हैं, रेनल पेपिलाई कहते हैं। ये यहाँ से यूरिन को एम्प्टी करता है माइनर कैलेक्स में और फिर हमारे पास माइनर कैलेक्स से यूरिन कहाँ पर एंटर होता है, मेजर कैलेक्स में। ये रेनल पेपिलाई में हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम मौजूद होते हैं। जो रेनल पेपिलरी डक्ट है ना, उसमें हमारे पास क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम मौजूद होते हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन, इसमें हमारे पास रेनल कैप्सूल है, मेडुला है, कॉर्टेक्स है, हेलम दिया हुआ है, मेजर माइनर कैलेक्स दिए हुए है और रेनल पेल्विस पर यूरेटर दिया हुआ है, सही है। ये रेनल कॉलम दिए हुए हैं, रेनल कॉलम ये वाला पोर्शन जो है बिटवीन द टू पैरामिड जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, रेनल कॉलम कहते हैं।
सही है। इस डायग्राम में देख रहे रेनल पेपिलाई, ये पिरामिड का एपेक्स है। इस एपेक्स को हम क्या कहते हैं? रेनल पेपिलाई कहते हैं। रेनल पेपिलाई पर ये माइनर कैलिक्स में एंटर हुए हैं और पर ये मेजर कैलिक्स में आगे एंटर हुए और मेजर कैलिक्स आगे ये इस रीजन में एंटर हुए जिसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं। ब्लड फ्लो किडनी में किस तरह होता है? किडनी में ब्लड कहाँ से एंटर होता है और कहाँ कहाँ जाता है? तो सबसे पहले रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड हमारे पास किडनी में एंटर हो गया, वो इंटरलोबुलर आर्टरी में चला गया। इंटरलोबुलर आर्टरी से वो आगे अर्कुएट आर्टरी में चला गया, अर्कुएट आर्टरी से इंटरलोबुलर आर्टरी में, इंटरलोबुलर आर्टरी से फिर एपेरेंट आर्टरी में एंटर हो गया, एपेरेंट आर्टरी से हमारे पास ग्लोमेरुलस में एंटर हो गया, ग्लोमेरुलस से वो चला गया एपेरेंट आर्टरी। जब हमारे पास ये ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, कहाँ पर ग्लोमेरुलस में एंटर होता है तो वो एपेरेंट आर्टरी से एंटर होता है और लीव कहाँ से करता है? इफेरेंट आर्टरी, ई फॉर एग्जिट। तो इफेरेंट आर्टरी से के थ्रू वो ग्लोमेरुलस से एग्जिट करता है, फिर वो पेरिटिबुलर कप में एंटर होता है और वहाँ से वेजा रेक्टा, और वेजा रेक्टा से हमारे पास इंटरलोब्यूलर वेन में, इंटरलोब्यूलर वेन से आर्कुएट वेन में, आर्कुएट वेन से इंटरलोबुलर वेन में, इंटरलोबुलर वेन से रेनल वेन में एंटर होता है और रेनल वेन से फिर हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा में एंटर होता है ब्लड। हमने एनाटमी के बारे में पढ़ा कि किडनी की इंटरनल और एक्सटर्नल एनाटमी कैसे है। उसमें हमने एक फंक्शनल यूनिट पढ़ा नेफ्रॉन के बारे में। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नेफ्रॉन हमारे पास फंक्शनल यूनिट है किडनी का। जिस तरह लंग्स का फंक्शनल यूनिट एल्वियोलाई है, तो उस तरह ब्रेन का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है, उसी तरह किडनी का फंक्शनल यूनिट हमारे पास क्या है? नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन असल में सारे किडनी के फंक्शंस परफॉर्म करता है। नेफ्रॉन्स के बेसिक टू पार्ट हैं, एक रेनल कार्पसल है जो कि ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है, और एक है रेनल ट्यूब्यूल जो फिल्टर ब्लड जो है जिससे वेस्ट वगैरह सिक्रीट होते हैं, वो इन वेस्ट वगैरह को एकमुलेट करता है और फिर आगे बॉडी से उन ट्यूब्यूल्स के थ्रू निकालता है। रेनल कार्पसल एक्चुअली ब्लड को फिल्टर करता है। तो रेनल कार्पसल हमारे पास रेनल कार्पसल में ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी नेटवर्क है, डेंस कैपिलरी नेटवर्क है। और ये ग्लोमेरुलस हमारे पास एक कैप्सूल में मौजूद होता है, एक बाउमन कैप्सूल हम इसको कहते हैं, उसमें मौजूद होता है, जो कि हमारे पास एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जब ब्लड प्लाज्मा हमारे पास ग्लोमेरुलर कैप्सूल या बाउमन कैप्सूल में फ़िल्टर हो जाता है, तो वो फ़िल्टर्ड फ्लूइड जो है वो पास होते हैं रेनल ट्यूब्यूल में। उसमें हमारे पास यूरिन होता है, दूसरे आयंस वगैरह होते हैं, हाइड्रोजन आयन होता है, तो वो हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल के थ्रू आगे फर्दर और ट्यूब्यूल होते हैं, उनसे पास होता है और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में जाकर कंबाइन हो जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट आगे हमारे पास माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स के थ्रू कंबाइन होते हैं और फिर वहाँ से यूरिन बाहर बॉडी से निकलता है। अब ये जो रेनल ट्यूब्यूल है इसमें मेन 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद हमारे पास लूप ऑफ हेनली आ गया, और लूप ऑफ हेनली से यूरिन कहाँ पर एंटर होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे सेवरल नेफ्रॉन्स जो है एम्प्टी होते हैं इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होते हैं। तो वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से फिर आगे यूरिन माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में एंटर होते हैं, फिर वो किडनी से बाहर निकलते हैं इनटू यूरेटर। यही कलेक्टिंग डक्ट आगे कंबाइन होते हैं पेपिलरी डक्ट से, जो कि माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में एंटर होते हैं, फिर वो रेनल पेरोस में और फिर वो यूरेटर में एंटर होते हैं। ये डायग्राम देख रहे हैं, पीछे से एफेरेंट आर्टरी
आई हुई है या आर्ट्रियोल आई हुई है वो एक ग्लामेरुलस में ग्लामेरुलर या कैप्सूल या बोमेन कैप्सूल में एंटर हुई है। तो यहाँ पर असल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ पर होती है, इसी ग्लामेरुलर कैप्सूल या बोमेन कैप्सूल में होती है। जब वो फ़िल्टर हो जाती है तो उससे यूरिन वगैरह और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। तो वो फ़िल्टर्ड फ्लूइड्स जो है वो हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल के फर्स्ट पार्ट यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर हो जाती हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वो डिसेंडिंग लूप में जाती है और डिसेंडिंग लूप से फिर असेंडिंग लूप में और असेंडिंग लूप से आप आगे थर्ड पार्ट डिस्टल ट्यूब्यूल में जाती है और डिस्टल ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में कॉमन जो कलेक्टिंग डक्ट होता है मिनी नेफ्रॉन्स का उसमें जाती है। फ्लो ऑफ यूरिन किस तरह है, हमारे पास फ्लो ऑफ यूरिन है थ्रू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर फ्लो ऑफ यूरिन किस तरह है और नेफ्रॉन से फिर नीचे फ्लो ऑफ यूरिन किस तरह है। तो नेफ्रॉन में हमारे पास यूरिन कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, बाउमन कैप्सूल में प्रोड्यूस हो गई तो वहाँ से वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर होगी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में, फिर असेंडिंग लिम्ब में और फिर वहाँ से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर होगी। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से अब आगे कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होगी यूरिन। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिर आगे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में एंटर होगी। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन पेपिलरी डक्ट में, पेपिलरी डक्ट से माइनर कैलिक्सिस, माइनर कैलिक्सिस से मेजर कैलिक्सिस और फिर रेनल पेल्विस, उसके बाद यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से यूरिन बाहर एक्सक्रीट होती है।